आवंटित किए जाने थे, जिनका चयन हमने देखा सोमवार को हो गया। अब उसमें यहाँ पर निकल कर क्या है कि शिवराज सिंह चौहान गुट के 6 विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए गए, यानी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके अलावा यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 3 विधायकों को जगह दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या मध्य प्रदेश की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह सहित और तमाम जो बड़े नाम है, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर और सिंधिया को जगह देना मुझे लगता है बीजेपी के लिए एक बड़ा मुश्किल कार्य था, और इतना उनको मिल गया, ये मुझे लगता है सिंधिया के लिए काफी। शिवराज सिंह चौहान अगर उससे साध पाते हैं, अगर 131 लोकसभा सीटों पर चुनाव के नतीजों के बाद जो 2024 के आम चुनावों के नतीजे आएंगे, उनमें जो ये प्रमुख रूप से 6 राज्य हैं और जिनकी 131 लोकसभा सीटें हैं, इनमें अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। क्या मध्य प्रदेश में अब भी कोई संभावना बची है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर हो जाए? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके खेमे को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है। लगातार यही अटकलें सामने आ रही हैं कि ये तवज्जो ना देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में अपने MLO के साथ आए थे, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं, लेकिन उनके समर्थक विधायक यहाँ पर बगावती तेवर दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयार बैठी है कि यहाँ पर जैसे भी कोई बिगाड़ खाता हो तो वहाँ पर जल्दी विधायकों को कांग्रेस ऑफिस में लाके बदला ले 2020 का। 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी टूटी तो यहाँ पर बड़ा धक्का जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लगा, और अब 2023 आते आते उन दोनों का भविष्य यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि जीतू पटवारी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में अध्यक्ष की कमान मिल चुकी है। लेकिन बात यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की हो रही है, जहाँ पे सिर्फ 3 जो हैं विधायकों को ही मंत्रिमंडल में जगह मिली है जो सिंधिया के खेमे के हैं। यानी सिंधिया के कई सारे ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं, कई सारे खास लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में जिनको बड़ा पद था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनको वो बड़ा पद नहीं मिला। वैसे बड़े पद की लालसा तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी थी, यहाँ पर उनको CM बनना था, लेकिन उनको केंद्र की राजनीति में अटका दिया गया और मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जब मौका आया 2023 का तो शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश के मामा ने उनको सिर उठाने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर बड़ा धोखा कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान को भी मिला, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया। और इसी बीच कई सारे सवाल यहाँ पर घूम रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को यह वादा किया गया था कि आपके समर्थक दलों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और यहाँ पर सिंधिया को कम तवज्जो दी जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर एक नई बगावत हो सकती है। पहले यह बगावत शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देखने को मिल रही थी, लेकिन JP नड्डा उन्हें फ़ोन करते हैं और सारी बात सुलझ जाती है, और अब कहा जा रहा है कि यह बगावत सिंधिया के विधायक करते हुए नजर आएंगे। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज 2 मेहमान हैं, यहाँ पर अक्षय अग्रवाल और यहाँ पर सिराज हमारे साथ हैं। उनसे यहाँ पर सवाल करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल पर क्या वो सोचते हैं और क्या जरा भी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। सबसे पहले अक्षय की तरफ चलते हैं। अक्षय, क्या लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की बदलाव की संभावना है? क्या अभी भी दोबारा मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर सोच सकते हैं? क्योंकि अगर सिंधिया के विधायकों ने बगावत कर दी तो बीजेपी को बड़ा खतरा होगा। देखिए दौलत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बीते सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर किया, तो उसमें भी पार्टी ने काफ़ी समय लिया, क्योंकि सोमवार का मतलब था यहाँ पर 25 दिसंबर, जबकि चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को सामने आ गए। तो उसके बाद पार्टी, अगर इस बीच का अंतर देखें तो 22 दिन बैठते हैं, 22 दिन का यहाँ अंतर रहा इस पूरे कार्यक्रम के बीच में। तो यानी बीजेपी ने समय लिया है उन 28 लोगों का चयन करने में। आप देखिए जिस तरह से 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में आती है, उसके हिसाब से यहाँ संवैधानिक नियमों के मुताबिक इस तरह से मध्य प्रदेश में
31 लोगों को ही या कहीं कि 31 विधायकों को ही मंत्रालय आवंटित किए जा सकते हैं। अब 31 में आपके मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री पहले ही हो चुके थे, तो अब बचे थे 28 यहाँ पर पद, यानी कि 28 व्यक्तियों को मंत्रालय आवंटित किए जाने थे, जिनका चयन हमने देखा सोमवार को हो गया। अब उसमें यहाँ पर निकल कर क्या है कि शिवराज सिंह चौहान गुट के 6 विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए गए, यानी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके अलावा यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 3 विधायकों को जगह दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या इसमें बदलाव होगा? तो देखिए, बदलाव की जो संभावना है वो मुझे बिल्कुल यहाँ पर कम नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी ने पहले ही बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके ये लिया है और लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या सिंधिया के जो समर्थित विधायक है उन्हें जगह मिलेगी, क्या शिवराज के समर्थित विधायकों को जगह मिलेगी? तो उसका जवाब निकल के आया कि हाँ, यहाँ सिंधिया के 3 विधायकों को जगह मिली है और शिवराज के 6 विधायकों को जगह मिली है। आप देखिए कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो उस बात से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये एक सकारात्मक चीज निकल करके आई है कि अगर उनके गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो 24 में बेहतर प्रदर्शन करने पर सिंधिया को केंद्र में और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना इससे बढ़ जाती है। यहाँ पर अक्षय बात करते हैं सिराज की 24 में बड़ी जिम्मेदारी उनको और उनके दल को मिल सकती है, तो क्या 24 से पहले सिंधिया बिल्कुल भी यहाँ पर कोई रिस्क लेंगे, या फिर यहाँ पर वो कांग्रेस के दरवाजे खटखटा सकते हैं, या फिर 24 तक का इंतजार उनको अब करना पड़ेगा? जी देखिए, अभी मध्य प्रदेश की राजनीति और बीजेपी में सिंधिया का हाल यह है, मैं 2 लाइनों में आपको कहना चाहूँगा कि तेरे साथ रहना मजबूरी है सनम, तुझसे दिल लगाना बड़ी गलती थी हमारी। तो यही वो सिंधिया के साथ जो है अभी घटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सिंधिया अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को छोड़कर जिस तरीके से बीजेपी में आते हैं, उसके बाद तमाम तरह के सपने वो देखते हुए नजर आते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम बनूंगा। इसको लेकर भी अफवाहें जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन सिंधिया के महज 3 विधायक जो है मंत्रिमंडल में जगह पा पाते हैं, और ऐसे में जो सिंधिया है उनको एक बड़ा झटका देखा जा सकता है। हालांकि हमारे सहयोगी अक्षय ने ज़रूर कहा कि उनके लिए सकारात्मक चीज़ है, क्योंकि आपको समझना होगा कि बीजेपी ने तीनों जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें अपने 11 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह सहित और तमाम जो बड़े नाम हैं, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर और सिंधिया को जगह देना मुझे लगता है बीजेपी के लिए एक बड़ा मुश्किल कार्य था, और इतना उनको मिल गया, ये मुझे लगता है सिंधिया के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की तरफ धकेलना, उनको अभी दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप दक्षिण में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तक दक्षिण को खुद यहाँ पर मोदी साहब भी अच्छे से बुना नहीं पाए, वहाँ पर पाँव बीजेपी नहीं जमा पाई। तो क्या यहाँ पर सिंधिया को भी ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर यहाँ पे विधायक भी शिवराज के चुन लिए गए, यहाँ पर उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, और यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर सिंधिया को दरकिनार किया जा रहा है? देखिए दौलत, जिस तरह से आपने यहाँ पर शिवराज की दक्षिण भारत की जिम्मेदारी का जिक्र किया, तो उसका जवाब भी आपने यहीं पर दे दिया, जो दर्शक यहाँ पर मुझे लगता है शायद इतनी बेहतर रूप से नहीं जानते। दक्षिण भारत के 6 राज्यों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी है। उन 6 राज्यों में देश की 131 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें फिलहाल बीजेपी के पास केवल 31 सीटें, और इसका मतलब ये है कि जो जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिली है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका काम और उनकी पहचान भी पूरी तरीके से साध नहीं पाए। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अगर उससे साध पाते हैं, अगर 131 लोकसभा सीटों पर चुनाव के नतीजों के बाद जो 2024 के आम चुनावों के नतीजे आएंगे, उनमें जो ये प्रमुख रूप से 6 राज्य हैं और जिनकी 131 लोकसभा सीटें हैं, इनमें अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो जाती है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि इस बात का उदाहरण आप मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया से ले सकते हैं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर ग्वालियर, चंबल और उसके आसपास के कई विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, जिसमें पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया भी, और इसका परिणाम हमें यह देखने को मिला कि जब मंत्रिमंडल से पहले शपथ ग्रहण समारोह मोहन सिंह यादव का हुआ, तो उस दौरान देखने को मिला था कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी ने अन्य 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां आमंत्रित किया था, तो साथ में उस मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, जिसका मतलब यह था कि पार्टी ने कहीं ना कहीं स्वीकारा है कि सिंधिया ने पार्टी के लिए काम किया है। अब सिंधिया ने पार्टी के लिए काम किया, ये बात पार्टी ने स्वीकारी है। तो अब शिवराज सिंह चौहान से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वो काम कर पाते, अगर वो 131 में से ज्यादा सीटों को साध पाते हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, तो निश्चित रूप से पार्टी उनके इस काम की सराहना भी देगी, और सराहना के रूप में यहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर बात यही हो रही है कि सिंधिया के काम को सराहा जा रहा है, लेकिन इतना सराहने के बाद भी मंत्रिमंडल में कम जगह, और अगर सिराज 2024 में बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिलती है, अभी वो राज्यसभा सांसद हैं, अगर लोकसभा के तौर पर या लोकसभा सांसद के तौर पर टिकट नहीं दिया जाता है, और अगर यहाँ थोड़ी बहुत ही बगावत होती है, तो क्या आप सोचते हैं कि 2024 में बीजेपी को इससे कितना फर्क पड़ेगा?
जी देखिए, मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया का जो पहले एक रुतबा था उनके गढ़ में, कहीं ना कहीं अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से पहले समर्थन में उनके काफ़ी ज़्यादा विधायक थे, लेकिन अब उसमें कमी देखी गई है। हालांकि और आपको यह भी समझना होगा कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, वो उसने कोई ऐसे टक्कर का मुकाबला नहीं था जहाँ पे देखें किस तरीके से बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करती है तीनों ही जो हिंदी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा बड़ा झटका नहीं होगा। हालांकि इस बात को ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनका भविष्य जो है अब बीजेपी के साथ ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस से वो खुद जो है उनको किसी ने निकाला नहीं था, वो खुद भाग कर आए थे। ऐसे में वो तमाम तरह की बातें भी कहते हुए नजर आते हैं। अगर वो दोबारा कांग्रेस में जाते हैं तो यह भी अहम सवाल होगा कि क्या राहुल गांधी उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए हैं उसके लिए भी जनता को उनको जवाब देना पड़ सकता है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से करूंगा कि यहाँ पर 3 हिंदी भाषी राज्य जीतने के बाद भी क्या ये श्योरिटी है कि 2024 में बीजेपी के कदम कोई नहीं हिला पाएगा? इंडिया अलायंस यहाँ पर लगातार तैयारी कर रहा है, भले ही उन लोगों के बीच आपस में कुछ कहासुनी है, लेकिन क्या ये 2023 की जीत जो है क्या 2024 की गारंटी देता है? जी देखिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई, उसके बाद तमाम तरह के अभी कार्य होने बाकी हैं, और अभी जो है लोकसभा चुनाव में करीब 2-3 महीने का वक्त है। ऐसे में इन जिसमें भी उनको मौका मिला है, इसमें क्या कार्य करती हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरीके से योजनाएं लाए और महिलाओं के वोट प्रतिशत में बीजेपी को फायदा मिला 10% का, तो उसका फायदा विधानसभा में मिला, तो मुझे लगता है लोकसभा में भी ज़रूर मिलेगा। अक्षय, आपका क्या विचार है कि अभी क्या कमी है ऐसी भाजपा में कि अभी 24 जो है 23 जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है? देखिए, मुझे यहाँ पर प्रमुख जो वजह लगती है वो निश्चित रूप से दक्षिण भारत है, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया हिंदी पट्टी के उन 3 राज्यों का जिनके विधानसभा चुनाव हाल ही में बीजेपी ने जीते। अब मैं उनको और ज़रा आगे हम बढ़कर बात करें इस पर, तो निकल कर क्या आता है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर फिलहाल 28 पर बीजेपी के सांसद है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, 24 पर बीजेपी के सांसद है, और 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में है, जिसमें 11 की 11 पर बीजेपी के सांसद है। यानी कि इन मुख्य रूप से इन 3 राज्यों में अगर हम देखें तो 65 लोकसभा सीटें आती हैं, और 65 लोकसभा सीटों में 63 पर बीजेपी के वर्तमान में सांसद हैं जो 2019 में जीते थे। और संभावनाएं जिस तरह से अब अगर सेमीफाइनल इनको माना जाए विधानसभा चुनावों को, इसके आधार पर भी देखें तो लगता है कि 65 में अगर 62-63 नहीं तो 55 सीटें बीजेपी कहीं ना कहीं जीतने की इस समय प्रबल दावेदार लग रही है। तो मुख्य चुनौती बीजेपी के सामने या मुख्य जो मुश्किल बीजेपी के सामने है वो दक्षिण भारत है, क्योंकि दक्षिण भारत के जिन 6 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं उसमें 131 लोकसभा सीटें आती है, लेकिन 131 लोकसभा सीटों में जो 31 बीजेपी ने 2019 में जीती थी, आप उसको और कम कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को बहुत बुरी हार मिली थी। इसीलिए दक्षिण भारत ऐसा यहां मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ हो सकती है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा पीछे कर सकता है। हालांकि इतनी सीटें नहीं आती दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत के जिन 6 राज्यों में इतनी सीटें आती हैं, यहाँ उत्तर भारत के 2 ही राज्यों में इतनी सीटें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए बीजेपी को थोड़ा अगर और यहाँ इसमें मजबूती बनानी है, 24 में अपनी संभावना और बढ़ानी, तो दक्षिण भारत निश्चित रूप से एक बड़ा यहाँ पर चीज़ निकल करके हो सकती है सामने। धन्यवाद। विधानसभा साधने के बाद अब बीजेपी की नज़र लोकसभा साधने में है, लेकिन 2023 की जो संभावनाएं हैं 2024 में कितनी सच्ची होती हैं, या फिर उससे पहले ही हम बीजेपी में बिगाड़ खाता देख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंधिया के समर्थक बगावत कर सकते हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हाल नज़र आते हैं कि अगर वसुंधरा को सीएम कुर्सी नहीं मिली, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, भले ही उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी रही, लेकिन यहाँ पर अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो कहीं ना कहीं भजन लाल को यहाँ पर बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। अगर भजन लाल को मुश्किल आएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बड़ा खतरा होगा। तो देखना होगा 2023 की संभावनाएं कितनी सच होती हैं 2024 में। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।